एकलव्य यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम्म तो आज का जो हमारा ये डीप डाइव है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि आज हम MPPSC फोल्क लिटरेचर गाइड .pdf के उन नोट्स का विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए मतलब सच में किसी खजाने से कम नहीं है। सही कहा आपने, खासकर उन छात्रों के लिए जो MPPSC प्रीलिम्स 2026 के GS पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, इतिहास, संस्कृति और साहित्य वाला जो ये हिस्सा है ना, ये एक बहुत ही हाई वेटेज कोर एरिया है। तैयारी करने वालों को पता होना चाहिए कि इसे हल्के में लेना परीक्षा हॉल में बहुत भारी पड़ सकता है। एकदम। और देखिए, इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए अगर हम पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड एनालिसिस देखें तो पैटर्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखता है। मतलब आयोग सीधे तथ्यात्मक प्रश्न पूछ रहा है। बिल्कुल। MPPSC इस हिस्से से बहुत गहरे और सीधे फैक्चुअल प्रश्न पूछ रहा है। खासकर जो सुमेलित करने वाले यानी मैचिंग वाले सवाल होते हैं ना, उन पर ज्यादा जोर है। अच्छा, और मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा फोकस निमाड़ और बुंदेलखंड के साहित्यकारों पर रहा है। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। अब केवल कवियों के नाम रट लेने से काम नहीं चलेगा। छात्रों को ये जानना होगा कि इन लोक कवियों के समकालीन शासक कौन थे और उनकी मौखिक रचनाओं को पहली बार कागज पर उतारने वाले संकलनकर्ता कौन थे। बिल्कुल। और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण वर्ष क्या है। ये सारा डेटा एकदम सटीक रूप से याद रखना अब परीक्षा पास करने की अनिवार्य शर्त बन चुका है। तो मतलब तैयारी की सतह से थोड़ा और नीचे गोता लगाना ही होगा। इसीलिए आज के इस विश्लेषण में हम मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के 4 सबसे मजबूत स्तंभों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वो 4 महान व्यक्तित्व है जिन्होंने स्थानीय बोलियों को महज बोलचाल की भाषा से उठाकर एक ऊंची साहित्यिक गरिमा प्रदान की है। बिल्कुल। हम बात करेंगे बुंदेलखंड के श्रृंगारी कवि इसूरी की, वीर गाथा काल के दरबारी कवि जगनिक की, और निमाड़ के निर्गुण संत सिंगाजी की, और साथ ही मौसम व कृषि के बेजोड़ विशेषज्ञ कृषि पंडित घाघ की। सही कहा। तो चलिए बिना किसी देरी के मानव जीवन के सबसे आंतरिक और निजी भावों यानी प्रेम से शुरुआत करते हैं। बुंदेलखंड के श्रृंगारिक रस में डूबकर इसूरी की दुनिया को समझते हैं। इसूरी का जीवन और उनका साहित्य दोनों ही बहुत अनूठे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे पहले कुछ बुनियादी तथ्य स्पष्ट कर लेते हैं। हाँ, फैक्चुअल डेटा बहुत जरूरी है। देखिए, इनका पूरा नाम ईश्वरी प्रसाद अर्जरिया था। हालांकि कई प्रामाणिक स्रोतों में इन्हें तिवारी भी लिखा गया है। अच्छा, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वर्ष 1841 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के ग्राम मेड़की में हुआ था। 1841 ग्राम मेड़की। जी। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ तिवारी और पत्नी का नाम श्यामाबाई था, और वर्ष 1909 में इनका देहावसान हुआ। ये वे कोर फैक्ट्स हैं जो सीधे तौर पर प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य है मेरे पास जो इसूरी के चरित्र को पूरी तरह से खोल कर रख देता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, छतरपुर नरेश ने इसूरी की ख्याति सुनकर उन्हें अपने दरबार में राजकवि बनने का एक बेहद शानदार प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसूरी ने उसे साफ ठुकरा दिया। अरे वाह! मतलब आज के दौर में सोचिए, ये कुछ ऐसा है जैसे कोई इंसान किसी मल्टीनेशनल कंपनी के CEO की कुर्सी सिर्फ इसलिए छोड़ दे क्योंकि उसे अपने गांव की गलियों में गिटार बजाना। हाँ, बात तो सही है। तो मैं ये सोच रहा था कि इसूरी ने राजमहल की सुख सुविधाओं के बजाय छतरपुर के ग्राम बामोरा की धूल मिट्टी में अपना जीवन बिताना क्यों चुना? इस क्यों का जवाब एक ही नाम में छिपा है, और वो नाम है रजऊ। रजऊ? हाँ, रजऊ एक अत्यंत सुंदर महिला थी जो इसूरी के असीम प्रेम का केंद्र और उनके पूरे काव्य सृजन की मूल प्रेरणा बनी। इसूरी को राज दरबार की वो सोने की बेड़ियां मंजूर नहीं थी। उन्हें तो अपनी कला और अपने प्रेम के लिए एक खुला आसमान चाहिए था। उसमें पढ़ा है कि उन्होंने बुंदेली फाग में चौकड़िया छंद का नवाचार किया था। ये इनोवेशन असल में काम कैसे करता है? देखिए, चौकड़िया का मतलब है 4 पंक्तियों का छंद। ये देखने में बहुत छोटा लगता है, जैसे आज के दौर का कोई ट्वीट हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें भावनाओं का जो घनत्व है वो कमाल का है। इसूरी ने इन 4 पंक्तियों में श्रृंगार रस के दोनों पक्षों यानी संयोग और वियोग की सभी मानसिक दशाओं का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है। संयोग यानी मिलन और वियोग यानी जुदाई। एकदम सही। और एक बात जो छात्रों को विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए, भले ही इसूरी की प्रेरणा रजऊ नहीं हो, लेकिन उनका काव्य अंततः राधा कृष्ण की भक्ति को ही समर्पित है। अच्छा, मतलब मानवीय प्रेम को उन्होंने ईश्वरीय भक्ति का स्तर तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। पर मुझे यहाँ एक बात खटक रही है। क्या? इसूरी ने तो कुछ लिखा ही नहीं था ना, उनका पूरा काव्य मौखिक था। तो फिर आज हमारे पास उनकी रचनाएं आई कहाँ से? ये तो वही बात हुई कि किसी ने बहुत शानदार भाषण दिया पर रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। क्योंकि इसूरी खुद अपनी फागें गाते थे और लोग उन्हें सुनकर याद कर लेते थे, इसलिए इनकी रचनाओं को लुप्त होने से बचाने का पूरा श्रेय उनके संकलनकर्ताओं को जाता है।
और एमपीपीएससी के नजरिए से इन संकलनकर्ताओं के नाम याद रखना बहुत क्रिटिकल है। एकदम। यहाँ 3 प्रमुख संकलन है जिन्हें छात्रों को नोट कर लेना चाहिए। पहला है ईसुरी की फागों का संकलन। इसे कृष्णानंद गुप्त ने तैयार किया था। ठीक है, कृष्णानंद गुप्त। दूसरा है ईसुरी प्रकाश, जिसके संकलनकर्ता गौरीशंकर द्विवेदी हैं। और तीसरा है ईसुरी सत्सई, जिसे गुणसागर सत्यार्थी ने संकलित किया। और शायद इसी संकलन के कारण उनकी लोकप्रियता इतनी फैली कि प्रख्यात कवि मुंशी अजमेरी ने ईसुरी को बाकायदा हिंदी जगत में एक स्थापित कवि का दर्जा दिलाया। बिल्कुल सही। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो एमपीपीएससी एई 2020 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। वो कौन सा? कि ईसुरी के समकालीन कौन थे? इसका उत्तर है सर जॉर्ज ग्रियर्सन और ख्यालराम। अच्छा, ग्रियर्सन और ख्यालराम। हाँ, सर जॉर्ज ग्रियर्सन अपने समय के एक बहुत बड़े भाषाविद थे और ख्यालराम स्वयं एक बेहतरीन कवि थे। और अगर हम लोक साहित्य में बुंदेलखंड की वृहत त्रयी की बात करें ना, बुंदेलखंड की ट्रिनिटी। हाँ, उसमें 3 नाम आते हैं। ईसुरी, जो इनमें सबसे वरिष्ठ और श्रेष्ठ माने जाते हैं, उसके बाद गंगाधर और ख्यालराम। बहुत बढ़िया। तो ईसुरी ने जहां बुंदेलखंड के आंतरिक और निजी जीवन को आवाज दी, वहीं उनके समकालीन समाज का एक दूसरा पहलू भी था। और वो था बाहरी आक्रमण और युद्ध का पहलू। बिल्कुल। इस सामूहिक शौर्य को सहेजने के लिए प्रेम के चौकड़िया छंद काम नहीं आ सकते थे। वहां जरूरत थी युद्ध के नगाड़ों की, एक ऐसी भाषा की जो खून में उबाल ला दे। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे स्तंभ, लोक कवि जगनिक की। जगनिक, तो इनका समय काल क्या था? जगनिक का समय हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल माना जाता है। वे चंदेल वंश के प्रतापी शासक परमर्दी देव के दरबारी कवि थे। परमर्दी देव और रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनका समय निर्धारित किया है ना? हाँ, प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगनिक का समय संवत 1230 निर्धारित किया है। जगनिक हिंदी के आदि कवि चंदबरदाई के समकालीन थे और वीर रस के सबसे प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं। जगनिक का नाम आते ही जो सबसे पहली रचना दिमाग में आती है वो है परमाल रासो। जी, परमाल रासो जगनिक की मूल रचना है, लेकिन साहित्य के इतिहास में एक बहुत अजीब घटना घटी। कैसी घटना? इस मूल ग्रंथ का एक विशिष्ट खंड, जिसे आला खंड कहा जाता है, वो पूरी की पूरी मूल रचना से भी कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गया। यह तथ्य एमपीपीसीएससी पे में ध्वनि 21 में पूछा भी गया था। अरे वाह! तो आला खंड के नायक कौन हैं? इसमें महोबा के 2 महान वीर योद्धाओं आल्हा और ऊदल को नायक माना गया है। आल्हा और ऊदल। हाँ, इसमें चंदेलों की वीरता और उनके द्वारा लड़े गए 52 युद्धों का बहुत ही विस्तार से वर्णन है। और एक खास बात, इसकी भाषा बुंदेली की ही एक विशेष उपबोली है, जिसे बनाफरी कहा जाता है। बनाफरी, ये नाम याद रखना होगा। बिल्कुल। ये बोली अपने आप में बहुत कर्कश और वीर रस के एकदम अनुकूल मानी जाती है। यहाँ मुझे थोड़ा संदेह है, मैं चाहूंगा कि आप इसे समझाएं। हाँ, पूछिए। 52 युद्धों का इतना विशाल महाकाव्य, बिना किसी क्लाउड स्टोरेज, बिना किसी लिखित पांडुलिपि के, सदियों तक केवल इंसानी दिमाग में कैसे सुरक्षित रहा? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते जाते लोग इसे भूल नहीं गए होंगे? आपका संदेह स्वाभाविक है, लेकिन देखिए, मौखिक परंपराओं के पास खुद को बचाने का अपना एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है। वो क्या है? लय, तुकबंदी और सामूहिक गायन। ये काव्य सदियों तक आल्हा गायन की परंपरा के जरिए जिंदा रहा। ये विशेष रूप से वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अच्छा, और इसे गाने वालों को क्या कहते हैं? जो गायक इसे गाते हैं उन्हें अलहैद कहा जाता है। जब कई लोग एक साथ गाते हैं तो अगर एक व्यक्ति लाइन भूलता भी है तो दूसरा उसे सुधार देता है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है डेटा प्रिजर्वेशन का। बिल्कुल, यही कारण है कि ये केवल महोबा या बुंदेलखंड तक सीमित नहीं रहा। इसका प्रसार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों, पूरे मालवा और बघेलखंड तक हुआ। और फिर एक ऐसा समय आया जब इसे कागज पर उतारा गया। लेकिन जो बात मुझे हैरान करती है वो ये है कि इसे संकलित करने वाले भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज थे। अंग्रेजों को भारत के लोकगीतों में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल यह केवल साहित्यिक रुचि नहीं थी, बल्कि उनकी प्रशासनिक जरूरत थी। अंग्रेज भारत के उन समाजों को समझना चाहते थे जो स्वभाव से मार्शल या लड़ाकू थे। ओह, तो आलाखंड इस मार्शल मानसिकता का सबसे बड़ा दस्तावेज था। एकदम। इसीलिए 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन बंदोबस्त अधिकारी यानी सेटलमेंट ऑफिसर चार्ल्स इलियट ने इसकी पहली लिखित पांडुलिपि तैयार करवाई। 1865 में चार्ल्स इलियट। जी। इसके बाद 1873 ईस्वी में फतेहगढ़ के निवासी मुंशी राम स्वरूप ने इसे 23 खंडों में हिंदी में प्रकाशित किया।
23 खंडों में ये तो बहुत बड़ा काम था। हाँ, और इसकी प्रासंगिकता इतनी थी कि बाद में विलियम वॉटरफील्ड ने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार किया। छात्रों के लिए ये नाम और वर्ष बहुत क्रिटिकल है। तो युद्ध के नगाड़ों, बनाफरी बोली की गूंज और 52 युद्धों के तनाव से अब थोड़ा बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। जब समाज युद्धों से थक जाता है तो उसे एक आध्यात्मिक ठहराव की जरूरत होती है। अब हम मुड़ते हैं निमाड़ की शांत और निर्गुण भक्ति की ओर। हमारे तीसरे स्तंभ हैं संत सिंगाजी। संत सिंगाजी, जिन्हें निमाड़ का कबीर कहा जाता है, उनका जीवन अपने आप में एक संदेश है। वे एक सर्वप्रेरक संत साधक थे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म वर्ष 1519 यानी संवत 1574 में बड़वानी स्टेट के ग्राम खजूरी में हुआ था और मृत्यु वर्ष 1559 यानी संवत 1616 में हुई। तो ये किसी कुलीन वर्ग से थे क्या? नहीं, सिंगाजी किसी उच्च कुलीन वर्ग से नहीं थे। वे एक साधारण पशुपालक ग्वाला जाति से आते थे। उनके पिता का नाम भीमाजी और माता का नाम गौरा देवी था। और ये संत कबीर से बहुत प्रभावित थे ना? जी हाँ, वे संत कबीर के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हीं की तरह उन्होंने भी समाज में आडंबरों का विरोध करते हुए निर्गुण भक्ति की एक सशक्त धारा प्रवाहित की। कबीर के गुरु तो रामानंद थे। संत सिंगाजी के गुरु कौन थे? सिंगाजी के गुरु का नाम मनरंगीर था, जिन्हें कुछ ऐतिहासिक दस्तावेजों में मनारगीर भी लिखा गया है। अच्छा। सिंगाजी ने समाज के हर वर्ग के लिए रचनाएं की, जिनमें उनकी गाई हुई लोरी आज भी बहुत प्रसिद्ध है। सावन शुक्ल नौमी संवत 1616 को उन्होंने अपना देह त्याग किया, जिसे हम समाधि लेना कहते हैं। और समकालीन राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो उस समय किसका शासन था? सिंगाजी के समय निमाड़ क्षेत्र में फारूखी राजाओं का शासन था। फारूखी राजा। मैंने पढ़ा है कि जिस वर्ष उन्होंने समाधि ली यानी संवत 1616 में, उसी वर्ष शरद पूर्णिमा के दिन उनकी स्मृति में पहला मेला लगा था। बिल्कुल। और ये परंपरा आज तक टूटी नहीं है। आज भी प्रतिवर्ष शरद पूर्णिमा को खंडवा जिले के ग्राम पिपलिया में उनकी समाधि पर एक विशाल मेला लगता है। हाँ, और परीक्षा के लिए ये स्थान ग्राम पिपलिया और अवसर शरद पूर्णिमा याद रखना बहुत जरूरी है। और भाषा के दृष्टिकोण से देखें तो सिंगाजी निमाड़ी बोली के पहले संत कवि माने जाते हैं। हालांकि अगर उनके भजनों का गहराई से विश्लेषण करें तो उन पर खड़ी बोली का भी जबरदस्त प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब देखिए, संत सिंगाजी की जो बात मुझे सबसे ज्यादा क्रांतिकारी लगती है वो है उनकी प्रतीकात्मकता। वो कैसे? वे एक पशुपालक और किसान पृष्ठभूमि से थे। उनकी ऑडियंस यानी उन्हें सुनने वाले लोग भी आम किसान थे, जिन्हें वेदों या उपनिषदों की क्लिष्ट भाषा समझ नहीं आती। हाँ, बिल्कुल। तो सिंगाजी ने क्या किया, उन्होंने बड़े बड़े आध्यात्मिक उपदेश देने के लिए सीधे खेती और गृहस्थी के औजारों को ही निर्गुण ब्रह्म और सत्य का प्रतीक बना दिया। सोचिए, एक किसान खेत में हल चला रहा है और सिंगाजी उसे बताते हैं कि ये हल कोई साधारण लकड़ी नहीं, ये हंसीपा यानी तुम्हारी आत्मा है। ये तो जनसंचार का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। जटिल ज्ञान को श्रोता की अपनी भाषा में ढाल देना। बिल्कुल। उन्होंने दीपक को शुद्धि का प्रतीक माना, किसान की बैलगाड़ी के पहिए को मोक्ष या जीवन के सत्य की प्राप्ति का साधन बताया, और ओम को उन्होंने सीधे ईश्वरीय ज्ञान से जोड़ दिया। एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी को उन्होंने अध्यात्म का स्कूल बना दिया। लेकिन सिंगाजी के साथ भी वही ऐतिहासिक त्रासदी जुड़ी है जो ईसुरी और जगनिक के साथ थी। सिंगाजी ने लगभग 1100 रचनाएं रची, लेकिन वे सब मौखिक थीं। उनकी कोई मूल कृति प्राप्त नहीं है। जी नहीं। मृत्यु के बाद उनके शिष्य खेमदास ने उनकी प्रामाणिक जीवनी लिखी, जिसे परचरी कहा जाता है। तो फिर इन 1100 मौखिक पदों को संकलित करने का बीड़ा किसने उठाया? इसके लिए हमें 20वीं सदी में आना पड़ेगा। सन 1934 में एक संस्था सिंगाजी साहित्य शोधक मंडल की स्थापना की गई। 1934 में? हाँ, इसी मंडल में श्री सुकुमार पगारे के नेतृत्व में सिंगाजी के बिखरे हुए भजनों का व्यवस्थित संकलन शुरू हुआ। यदि सुकुमार पगारे जी ये पहल न करते तो बहुत संभव था कि ये पद केवल लोक कथाओं तक सिमट कर रह जाते। तो सिंगाजी ने कृषि के प्रतीकों का उपयोग अध्यात्म के लिए किया, लेकिन हमारे अगले व्यक्तित्व ने कृषि और मौसम विज्ञान का उपयोग किसानों की बहुत ही जमीनी और व्यवहारिक मदद के लिए किया। हाँ, चलिए बात करते हैं व्यवहारिक ज्ञान के प्रणेता कृषि पंडित घाघ की। घाघ का व्यक्तित्व और उनका प्रभाव एकदम अलग है। बिल्कुल, वे मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। घाघ मौसम आधारित भविष्यवाणियां करने में इतने सटीक थे कि स्वयं अकबर ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें चौधरी की उपाधि से सम्मानित किया था। अरे वाह, अकबर ने चौधरी की उपाधि दी थी। हाँ, घाघ कोई साधारण लोक कवि नहीं थे, वे एक वास्तविक कृषि वैज्ञानिक थे।
उन्होंने उस दौर में भारतीय कृषि को एक अत्यंत तार्किक दृष्टि प्रदान की जब हमारे पास कोई आधुनिक सैटेलाइट नहीं थी। लेकिन घाघ के जन्म स्थान को लेकर हमेशा विद्वानों के बीच एक रस्साकशी रही है ना? जी, उनके जन्म स्थान पर काफी मतभेद है। प्रसिद्ध ग्रंथ शिव सिंह सरोज के अनुसार घाघ का जन्म कन्नौज के पास संभवतः संवत 1753 में गंगा पार किसी गांव में हुआ था। और पंडित रामनरेश त्रिपाठी का क्या मत है? प्रख्यात शोधकर्ता पंडित रामनरेश त्रिपाठी भी उन्हें कन्नौज का ही मूल निवासी मानते हैं, लेकिन अन्य कई विद्वानों के मत अलग है। कुछ के अनुसार उनका संबंध गोंडा से है, तो कुछ चंपारण, गोरखपुर और यहाँ तक कि कानपुर का नाम भी लेते हैं। लेकिन सारे साक्ष्यों को देखने के बाद पलड़ा कन्नौज का ही भारी लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका संबंध स्पष्ट रूप से गाम देवकली, जिसे दुबे भी कहा जाता है, और सराय घाघ से जुड़ता है। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि कन्नौज का एक पूरा मोहल्ला, जिसे सराय घाघ या चौधरी सराय के नाम से जाना जाता है, वो स्वयं घाघ ने ही बसाया था। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल उठता है। बताइए। आज के दौर में जब हर किसान के फोन में मौसम का ऐप है, तब भी उत्तर भारत के कृषक घाघ की कहावतों को पत्थर की लकीर क्यों मानते हैं? बीज बोना, खेत जोतना, किसानों का पूरा कैलेंडर इन्हीं पर क्यों आधारित रहा? इसका कारण है उनकी कहावतों के पीछे छिपा गहरा मौसम विज्ञान। घाघ की भविष्यवाणियां महज तुक्के नहीं थीं, वे लंबी अवधि के सूक्ष्म अवलोकन का परिणाम थीं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, एक सटीक उदाहरण देती हूँ। उनकी कहावत है, सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो मूर, परिवा तपे जो जेठ की, उपजे सातो तूर। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि यदि रोहिणी और मूल नक्षत्र खूब तपते हैं, यानी इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ती है, तो फसल बहुत शानदार होगी। और इसके पीछे का विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि गर्मी जितनी ज्यादा होगी, जमीन पर उतना ही लो प्रेशर या निम्न दबाव बनेगा। ये मानसूनी हवाओं को उतनी ही तेजी से अपनी ओर खींचेगा, जिससे अच्छी बारिश होगी। क्या बात है, मतलब एक छोटी सी कहावत में पूरी पूरी ज्योग्राफी समझा दी। बादलों को लेके भी उनकी एक बड़ी मजेदार कहावत है मेरे पास। हाँ, सुनाइए। कहावत है, शुक्रवार की बादरी रही सनीचर छाए, तो यों भाखे भड्डुरी बिन बरसे न जाए। एकदम सही। घाघ कहते हैं कि अगर शुक्रवार को आसमान में बादल छाते हैं और वे शनिवार तक टिके रहते हैं, तो वे बिना बरसे वापस नहीं जाएंगे। ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट सिस्टम था। और इन वैज्ञानिक कहावतों का संकलन कैसे हुआ? पीढ़ियों तक मौखिक रूप से हस्तांतरित होने के बाद इन रचनाओं पर पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने बहुत ही विस्तृत शोध किया। पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने? हाँ, 1931 में हिंदुस्तानी अकादमी इलाहाबाद से एक पुस्तक प्रकाशित हुई, घाघ और भड्डरी। इसी पुस्तक में उन्होंने घाघ की कहावतों को वैज्ञानिक रूप से संकलित कर यह सिद्ध किया कि घाघ एक बेहद अनुभवी कृषि विद्वान थे। तो हमने इन चारों महान विभूतियों के जीवन और साहित्य की गहराइयों को अच्छे से समझ लिया है, लेकिन परीक्षा हॉल के उस भारी दबाव में दिमाग कई बार धोखा दे जाता है। बिल्कुल, अक्सर ईसुरी का बुंदेलखंड और सिंगाजी का निमाड़ आपस में मिक्स होने लगता है। इसीलिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स में किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए एक सटीक तुलनात्मक विश्लेषण बहुत जरूरी है। हाँ, छात्रों को इसे एक वन लाइन रिवीजन की तरह याद रखना चाहिए। मैं समराइज कर देती हूँ। ठीक है, मैं कवियों के नाम बोलता हूँ, आप उनके कीवर्ड्स बताएं। पहला, ईसुरी। क्षेत्र बुंदेलखंड, विषय श्रृंगार और राधा कृष्ण की भक्ति, समय 1841 से 1909, और कीवर्ड चौकड़िया छंद। बहुत बढ़िया। दूसरा, जगनिक। क्षेत्र महोबा या बुंदेलखंड, रस वीर रस, समकालीन शासक चंदेल शासक परमर्दी देव, कीवर्ड 52 युद्धों का वर्णन, और आलाखंड जिसकी भाषा बनाफ्री है। तीसरा, संत सिंगाजी। क्षेत्र निमाड़, उपाधि निमाड़ के कबीर, भक्ति निर्गुण, समकालीन फारूखी राजा, कीवर्ड निमाड़ी भाषा और कृषि प्रतीकों का आध्यात्मिक उपयोग। और अंतिम, घाघ। क्षेत्र कन्नौज, हालांकि ये विवादित है, विषय कृषि और मौसम विज्ञान, समकालीन शासक मुगल सम्राट अकबर, कीवर्ड चौधरी की उपाधि। ये बहुत ही क्रिस्प और स्पष्ट है। तैयारी करने वाले छात्रों को मैं एक और बात याद दिलाना चाहूंगा। वो क्या? डायनामिक और स्टैटिक डेटा के बीच एक संतुलन बनाना होगा। कवियों के जन्म स्थान जैसे स्टैटिक डेटा तो कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन संस्थाओं के नाम या मेलों के स्थान जैसे ग्राम पीपलिया का मेला डायनामिक लिंकेज का हिस्सा बन सकता है। एकदम सही। इसके अलावा पुस्तकों के संकलनकर्ताओं जैसे चार्ल्स इलियट, सुकुमार पगारे, पंडित रामनरेश त्रिपाठी और कवियों के समकालीन शासकों का बार बार रिवीजन करना ही इस टॉपिक में पूरे अंक लाने की कुंजी है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। सोचिए, ईसुरी की भाग, जागनिक का आल्हा, सिंगाजी के भजन और घाघ की कहावतें, इन सभी ने बिना किसी मुद्रित पुस्तक के,
बिना किसी प्रिंटिंग प्रेस के सदियों तक पूरी की पूरी पीढ़ियों के सामूहिक ज्ञान और उनकी चेतना को दिशा दी है। बिल्कुल। आज के इस डिजिटल युग में जहां हमारे पास डेटा के लिए क्लाउड स्टोरेज है, अनगिनत ई-बुक्स हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा सशक्त माध्यम बचा है जो इस तरह के स्थायी और पीढ़ियों तक दिलों में जिंदा रहने वाले मौखिक ज्ञान की जगह ले सके? इस पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही क्विक रिवीजन टॉपिक्स के लिए एकलव्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।